Hello everyone. Today we are going to start the next topic of staffing chapter. In last video we have discussed the aspects, components or elements of staffing in which we have studied that selection, recruitment and training is equals to staffing. Recruitment plus selection plus training is equals to staffing. So today we are going to discuss the processes of recruitment and selection. In recruitment process, it is very simple like planning process. There are 4 steps in the process of recruitment. First step is identification of source of recruitment. After estimating the manpower requirement कि हमें कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है और कैसी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो किस बेसिस पर होती है मैं बता चुका हूँ आपको. वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस के बेस पर हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी एक्चुअल वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है और किस टाइप की वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है. तो आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ दैट मैन पावर रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट. अंडर रिक्रूटमेंट there is a process in which there are several steps which any manager need to follow. First step of this process is identification of source of recruitment. Identification of source of recruitment. Students, I have already discussed with you that there are 2 sources of recruitment. First one is internal and the second one is external. In internal we have 2 options, that is transfer and promotion, and in external we have wider choice, means we have many options like we have web publishing, we have government employment exchange, we have placement and management agencies, we have direct recruitment, labor contractor, casual callers और कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया. तो बहुत सारे इसमें हमारे पास ऑप्शंस है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें यही तो देखना है कि विच ऑप्शन टू फॉलो, कौन सा ऑप्शन हमें फॉलो करना है, कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है कि भाई हम जो भी ये वैकेंसीज अराइज हुई हैं इनको हम एक्सटर्नल सोर्स के किस पॉइंट से हम जो है इनको फिल करेंगे. जैसे हम क्या वेब पब्लिशिंग करेंगे या एम्प्लॉयज़ रेफरेंसेस से हमको या उनकी जो रिकमेंडेशन है उनके बेसिस पर फिल करेंगे, या प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट एक्सचेंज या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट करेंगे. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हमें सबसे पहले स्टेप में वही ऑप्शन तो तलाशने, डिसाइड करने हैं कि आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल हैं. फिर उनकी असेसमेंट करनी है, मींस उनका एवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना है. जैसे हम प्लानिंग में भी पढ़ते थे ना कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं कि भाई हम कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं. तो जैसे हम वहाँ पर ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते थे वैसे ही यहाँ सोर्सेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फिर हम उन ऑल्टरनेटिव्स का क्या करते हैं, इवेल्युएशन, कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, किस में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं. इन द सेम वे वी ऑल्सो असेस द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दैट वी हैव आइडेंटिफाइड. जो हमने स्टेप फर्स्ट में अलग अलग सोर्सेज आइडेंटिफाई किए थे, अब उनकी वैलिडिटी को हमें असेस करना है, इवेल्युएट करना है कि क्या वो हमारे लिए कितने सही हैं. ठीक है. नेक्स्ट है चूजिंग द बेस्ट सोर्स. इनमें से जो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें होंगे और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे उस सोर्स को. फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट से हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि एडवर्टीजमेंट का एक हमारा अपना अलग ही बेनिफिट होता है. लाइक एक तो उसकी वाइडर रीच है, यानी कि मास रीच है उसका. जो हमारे एप्लीकेंट्स वाइडली स्कैटर्ड हैं, उन दूर दूर तक जो एप्लीकेंट्स हैं उन तक हमारी एडवर्टीजमेंट जो है पहुंच जाती है. हमारी जो वैकेंसीज हैं जिनको हमने एडवर्टाइज किया है उन तक पहुंच जाता है. तो हमारे पास क्या होता है, पूल ऑफ रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं और फिर हमें उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है कि एक इफेक्टिव और एक कॉम्पिटेंट स्टाफ जो है हमारे पास आए. ठीक है, तो जो भी बेस्ट सोर्स होगा वो हमने कर लिया. जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट का कहा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड सोर्स. मैंने अगर एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट कर लिया तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही अब एप्लीकेशन इनवाइट करूंगा, बाकी के सोर्सेज से नहीं. तो यही था रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सिंपल है, एक बार पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेनी टाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन on this topic in the form of case study or it can be direct question as well.
सिलेक्शन प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं, लाइक स्टाफिंग प्रोसेस में भी 8 स्टेप्स थे. इन द सेम वे सिलेक्शन प्रोसेस हियर आल्सो देयर आर 8 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज द रिजेक्शन ऑफ अनफिट एंड अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स based on the information provided by them in the application form or the biodata. यानी कि जो लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट से हमने बेस्ट सोर्स से लोगों को बुला तो लिया. अब जो हमारे पास लोग आएंगे उनमें से जो भी जितने भी लोग आए होंगे उन्होंने हमारे पास क्या दिए होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए होंगे, या फिर उन्होंने हमारे पास बायोडाटा दिया होगा जिसे हम CV या रिज्यूम्स भी कहते हैं, रिज्यूमे. ठीक है, इनमें जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अनसुटेबल है और कौन सा अनफिट है, ठीक है, या नॉट एलिजिबल है. तो उन सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देना, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना ही क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसे हम हिंदी में छटनी भी कहते हैं. ठीक है, कि जो अनफिट कैंडिडेट्स है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक डस्टबिन में डाल दिया और जो ठीक है उनको सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाएंगे. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? जो अनफिट या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स उनको रिजेक्ट कर देना उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को. किस बेसिस पर? जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, किसमें? रिज्यूम, CV, बायोडाटा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में. ठीक है, कई बार बायोडाटा, CV या रिज्यूम में वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी रख लेते हैं. किताबों में आपको नहीं मिलेगा, बट CBSE में है कि पूछ सकता है क्वेश्चन, NCERT में है कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या है, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन बायोडाटा, CV, रिज्यूम या एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो हम उस एप्लीकेंट को बुला सकते हैं फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. उसमें हम वही इंफॉर्मेशन पूछेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है. अभी हम उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं. जैसे सपोज करो किसी बायोडाटा में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि बिना क्वालिफिकेशन के बायोडाटा बन जाए, या फिर सपोज करो उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन है वो नहीं लिखा है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉल कर लेंगे उस एप्लीकेंट को, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास होंगे उसके एप्लीकेशन फॉर्म में. उसको कॉल करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस उससे पूछ लेंगे. इन क्वेश्चंस को पूछना ही क्या है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है. क्लियर? तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का हो गया. नेक्स्ट स्टेप कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए, यानी कि जिनका जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया हमने उसमें कुछ तो रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है, जो बचे हैं शॉर्ट लिस्ट जो है उनको हम क्या करेंगे? सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाएंगे. क्लियर? सिलेक्शन टेस्ट या हम इसको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं. सिलेक्शन टेस्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कहते हैं. देखो बच्चे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट है. ठीक है, तो ये सिलेक्शन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होता है, ये हम टेस्ट किस लिए लेते हैं? टू जज द एलिजिबिलिटी और द सुटेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट और द एप्लीकेंट फॉर द जॉब. ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेंट हमारे पास आए, हाउ सुटेबल, हाउ परफेक्ट मैच ऑफ द जॉब दे आर, वो हम कैसे पता लगाते हैं? सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के थ्रू. देयर आर 5 टेस्ट. सबसे पहले तो इंटेलिजेंट टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं? IQ लेवल देखते हैं. IQ लेवल. क्लियर? IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन. ठीक है, IQ लेवल हम उसका चेक करते हैं. क्लियर? कि उसको कितनी नॉलेज है. और दूसरा हम उसका क्या देखते हैं? एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ लर्निंग. ठीक है, हम उसके लर्निंग का क्या पोटेंशियल है वो भी हम उससे जज कर लेते हैं. तो ओवरऑल उसकी इंटेलिजेंस का हम पता लगा लेते हैं. कौन से टेस्ट से? इंटेलिजेंस टेस्ट से. ये आपको पता होना चाहिए. इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या देखते हैं? IQ लेवल देखते हैं और पोटेंशियल ऑफ लर्निंग स्किल्स देखते हैं, या पोटेंशियल ऑफ लर्निंग देखते हैं सिंपली. IQ लेवल और दूसरा पोटेंशियल ऑफ लर्निंग. ठीक है, ये टेस्ट फर्स्ट हो गया. सेकंड टेस्ट आपका हो जाएगा
ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होगा? ट्रेड टेस्ट और पहले मैं दोनों लिख देता हूं, एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है एप्रोप्रिएटनेस, कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितना एप्रोप्रिएट है हमारे लिए, या कितना सुटेबल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? उसका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, यानी कि उसका हम पोटेंशियल देखते हैं। इफ वी गिव द ट्रेनिंग टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट और द एप्लीकेंट, दैट हाउ हिज पोटेंशियल इज अवेलेबल इन हिम, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल ही पोजेसिंग टू लर्न द न्यू स्किल्स। यहाँ पर तो हमने देखा था कि उसका पोटेंशियल क्या है? लर्निंग का। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग न्यू स्किल्स का ही सिर्फ पोटेंशियल, यहाँ पे तो आईक्यू लेवल और लर्निंग पोटेंशियल देगा, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स देखना एप्टीट्यूड टेस्ट में, यानी कि कितना अप्रोप्रिएट होगा इन फ्यूचर वो हमारे लिए, जिस जॉब के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इंटेलिजेंट टेस्ट में तो सिर्फ आईक्यू लेवल और पोटेंशियल ऑफ लर्निंग देखना है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स देखना है। ठीक है, क्योंकि हम वो ऐसे कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे जो परफेक्ट मैच हो हमारी जॉब के लिए इन फ्यूचर एज वेल। आज तो जो जॉब के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। तो हमें अभी कभी उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़े तो क्या वो न्यू स्किल्स को लर्न कर पाएगा, ये भी हम जज कर लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू। एक होता है ट्रेड टेस्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ का पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स सीखने का क्या पोटेंशियल है, वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हो गया। अब ट्रेड टेस्ट में देखेंगे कितनी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है उस जॉब की जिस जॉब के लिए हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट द जॉब। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट द जॉब, यानी कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस जॉब की कितनी उसमें नॉलेज है, प्रोफेशनल कितना है उस जॉब में। इसके लिए इस ट्रेड टेस्ट के लिए ना मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज करो अगर हमें किसी टाइपिस्ट को सिलेक्ट करना है तो उसका टाइपिंग टेस्ट कर लेंगे, टाइपिंग टेस्ट फॉर टाइपिस्ट। कोई टाइपिस्ट है तो उससे टाइपिंग करा के देख लेंगे ना कि इसकी स्पीड पता चल जाएगी, वो ट्रेड टेस्ट हो जाएगा कि कितनी नॉलेज है उसे टाइपिंग की। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्यूटर ऑपरेटर को कोई जॉब देखनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हम क्या देख लेंगे उससे? सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, नॉलेज फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ट्रेड टेस्ट का ही हो सकता है कि आपके स्कूल में जब कोई नया टीचर आता है तो आप उसका डेमो क्लास लेते हो ना, तो डेमो क्लास यही तो होता है कि उसे जिस सब्जेक्ट के लिए वो आ रहा है उस सब्जेक्ट की उसे कितनी नॉलेज है, क्या उसका स्टाइल है टीचिंग का, ये सब किस में आता है? ट्रेड टेस्ट में आता है। वैसे ही होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या उसका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द डिफरेंट जॉब, क्योंकि कई सारे जॉब्स के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, मतलब हमारे पास कई सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी कई तरीके की, तो कौन सी जॉब में उसका बढ़िया इंटरेस्ट है वो हम पता लगा लेते हैं किसके थ्रू? इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू। तो इंटरेस्ट टेस्ट में यही आपको देखना है कि इट इज यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो टेस्ट है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट
पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी मतलब उसकी क्या हॉबीज हैं, ठीक है, क्या उसकी वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज, ठीक है, या उसके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज तो हो गई, हॉबीज हो गई, और इसमें एक चीज हो जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल पर्सनैलिटी, और उसकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, मेंटेलिटी जिसे हम कहते हैं, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट में कवर हो जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू ए पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, ये भी लिख देता हूँ, इमोशंस और रिएक्शंस पर भी ये काम करते हैं, ठीक है। क्या उसके इमोशंस हैं, सोशल वैल्यूज कैसी, उसकी कैसी हॉबीज हैं, उसकी थिंकिंग मेंटेलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम पर्सनैलिटी टेस्ट में पता लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी हमें कैसे पता चलती है किसी की, पर्सनैलिटी टेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन हु हेट्स मीटिंग पीपल कैन नॉट बिकम ए गुड सेल्समैन। अगर कोई पसंद नहीं करता किसी से मीट करना, किसी से मिलना, तो वो गुड सेल्समैन नहीं हो सकता, बिकॉज विदाउट मीटिंग ए पर्सन हाउ कैन यू सेल अ प्रोडक्ट। इन द सेम वे, इफ ए टीचर इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तो ही कैन नॉट बी ए गुड टीचर। तो उससे हम पर्सनैलिटी टेस्ट का जो एक पार्ट है उससे पता लगा लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में, ठीक है। तो 5 टेस्ट हमने डिस्कस किए सिलेक्शन टेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि जो लोग ये सिलेक्शन टेस्ट क्लियर करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज ए इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय और द एप्लीकेंट। जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है उसमें एम्प्लॉय जो होता है may ask certain questions or seeks the information from the applicant, and applicant need to provide all the answers or the informations to the employer। आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि एप्लीकेंट क्वेश्चन पूछता है किससे, एम्प्लॉयर से। तो ये भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में, यानी कि इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉय और द एप्लीकेंट, एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये तो रिटर्न भी हो सकता है लेकिन ये रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन ये ओरल ही होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जो लोग इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं हम। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में हम क्या करते हैं, उनके जो नाइबर्स होते हैं, नेबर्स जो होते हैं ना, उनके पड़ोसी या प्रीवियस एम्प्लॉयर हो गया, या उनके कॉलेज के प्रोफेसर या स्कूल के टीचर्स या उनके फ्रेंड्स या जो एम्प्लॉयज इनके थ्रू वो सिलेक्ट होकर आए, इन सब से हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके का पर्सन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चेक करना, ये सारी जानकारी लेना बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक होता है। इस सारे टेस्ट और सारे हर्डल्स को जो पास कर कर आगे पहुंचता है उनको हम सिलेक्शन लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, और फिर उस शॉर्ट लिस्टेड में से जो सबसे बेस्ट होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेन सिलेक्शन डिसीजन होता है। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में उसकी फिजिकल फिटनेस देखते हैं और ये भी जज करते हैं, ये भी चेक करते हैं कि वेदर और नॉट द selected applicant is suffering from any chronic और सीरियस डिजीज़, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, या वो फिजिकली फिट है जिस जॉब के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, कई बार तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने खुद के डॉक्टर्स अपॉइंट करती हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। कई कंपनीज ऐसी है जो एक्सेप्ट कर लेती है किसी सर्टिफाइड फिजिशियन की रिपोर्ट को, यानी कि मैं किसी बाहर के डॉक्टर से अपनी जाँच करवा लूँ, चेकअप करवा लूँ और उनकी रिपोर्ट को ही मैं अपनी कंपनी में जाकर सबमिट कर लूँ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार कंपनी अपने खुद के डॉक्टर अपॉइंट कर देती है इस काम को करने के लिए। जो मेडिकली भी फिट और फाइन होते हैं उनको जॉब ऑफर कर दिया जाता है। जॉब ऑफर क्या होता है, एक ऑफर लेटर होता है या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, जो किसको दिया जाता है, सिलेक्टेड एप्लीकेंट को। उस अपॉइंटमेंट लेटर पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब भी रहती है। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन ऑफर लेटर पे होती है। जब हम किसी को ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो उसको एक रीजनेबल टाइम हमें देना चाहिए टू ज्वाइन द जॉब। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज ऑफर लेटर दे दिया और अभी से जॉब पे लगो, वरना नहीं।
ऐसा नहीं है, एक रीजनेबल टाइम देना होगा, क्योंकि वो हो सकता है कहीं प्रीवियस जॉब में भी हो तो वहाँ पर भी उसको नोटिस सर्व करना होगा। तो रीजनेबल टाइम मस्ट बी गिवन टू द एप्लीकेंट टू ज्वाइन द फर्म। इसके बाद ऑफर लेटर के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस आर नीड टू बी फॉलोड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है, इस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस एप्लीकेंट खुद बताता है, ठीक है, उन सारी इंफॉर्मेशंस को खुद बताता है। बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उस खुद के बारे में, और वो इंफॉर्मेशन कौन ऑथेंटिकेट करता है, एप्लीकेंट खुद ऑथेंटिकेट करता है, उनको अटेस्ट करता है, सेल्फ अटेस्ट जिसे बोलते हैं। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने बारे में दी और नीचे लिख दिया आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड इन दिस फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है, और फिर मुझे साइन करने होंगे, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म होता है। क्लियर। इस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी या एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, बहुत सारे रूल्स भी रहते हैं रिगार्डिंग द सैलरी, रिगार्डिंग द लीव, रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ द जॉब, ठीक है, प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, व्हाट विल बी योर सैलरी और द रेम्युनरेशन, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो जॉब की होती हैं वो किस में होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होती हैं। तो विद दिस योर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, इसको आप खुद वैसे भी बिना पॉइंट्स के भी डिफाइन कर सकते हो, बट सिलेक्शन प्रोसेस को आपको पॉइंट वाइज लर्न करना होगा, क्योंकि कई बार केस स्टडी में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स आ रहे होते हैं, वही आपसे पूछे होते हैं, तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर। तो आज आपको यही वीडियो देखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, कई बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास नहीं लग रही। बेटा ये जो वीडियो लेक्चर है ये ऑनलाइन क्लास ही है, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है। ऑनलाइन क्लास इसलिए ली जाती क्योंकि ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कई बच्चे टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाते, कई लेट ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसमें अटेंडेंस भी कम है। तो यहाँ कम से कम वीडियोस को आप जब आप फ्री हो या जब कनेक्टिविटी हो तब देख सकते हो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास लेनी नहीं है, ऑनलाइन क्लास जरूर लेनी है जब कभी भी होगी, क्योंकि उसमें डाउट्स ले जाते हैं और उसकी अटेंडेंस कंपलसरी है। बाय CBSE नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है कि 75% अटेंडेंस must be there in the online classes, otherwise your admit card will not be issued by the school or the board. Clear? Thank you students.